हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पॉलीमॉर्फिक प्रोग्रामिंग का यहाँ पे क्या मतलब है। पॉलीमॉर्फिज्म ये सी प्लस प्लस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसे हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा लगता है, ये इजीली समझ भी आ जाता है। पॉली का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स और मैनी फॉर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या है। जैसे एक आदमी है, वो टीचर भी है, वो खुद किसी का सन भी है, किसी का बेटा भी है, किसी के फादर भी हैं, किसी का हस्बैंड भी है। टीचर के रूप में अगर उसको देखें, उसकी पर्सनैलिटी, उसका सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, बिहेव अलग होता है। उसका रोल जो है वो टीचर के रूप में अलग होता है, घर पे अलग होता है, एज अ फादर अलग होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, वो अपने बच्चों के सामने एज अ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं, है ना। और एज अ सन वो अपनी कोई डिमांड अपने पिता से भी कर सकते हैं, अपनी जो भी अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, वो उनके फादर के साथ में वो अपना शेयर भी कर सकता है, बट बच्चों के साथ नहीं कर सकता, है ना। तो बहुत सारे रोल्स होते हैं, इसे बोलते हैं एक पर्सन की कितनी सारी फॉर्म्स हमें देखने को मिलती है। वैसे ही सी प्लस प्लस में इस वर्ड का मतलब है, पॉली का मतलब आप ये समझ लेना, बहुत सारी फॉर्म्स हैं। दिखने में आपको क्या लगेगा, एक ही लगेगा। जैसे सम दिखने में एक लगेगा बट वो बहुत सारे फंक्शन कर रहा होगा। क्या करता है, कैसे करता है, कितने तरह से करता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। बस पॉली का मतलब आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। अब पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके से जो है इसको डिवाइड किया गया है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दोनों में क्या फ़र्क है, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, आप नॉर्मल समझते चलना, आपको सब समझ आ जाएगा। कंपाइल टाइम में देखो क्या होगा। कंपाइल टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके से होता है, एक तो फंक्शन ओवरलोडिंग करके, यहाँ पे हम ओवरलोड करते हैं फंक्शन को, एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। और दूसरा होता है यहाँ पे ऑपरेटर को ओवरलोड करके, जिसे बोला जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक्चुअल में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ना, उसे हम यहाँ पे समझेंगे। देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब आप किसको ओवरलोड कर रहे हो, आप कर रहे हो फंक्शन को ओवरलोड। एरिया नाम का कोई फंक्शन है, ये एरिया नाम का फंक्शन एरिया कैलकुलेट करता है, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल कैलकुलेट करता है। कभी ये ट्राइंगल का क्षेत्रफल जो है एरिया निकालता है, कभी ये रेक्टेंगल का निकालता है, कभी ये स्क्वायर का निकालेगा क्षेत्रफल। इस तरीके से काम इसका क्या है, क्षेत्रफल निकालने का, एरिया कैलकुलेट करने का। बट वो कभी तो ट्राइंगल का करेगा, कभी रेक्टेंगल का करेगा, कभी स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेगा। आपको डिफाइन भी इसको 3 बार करना पड़ेगा क्योंकि इसके पैरामीटर अलग होंगे। 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं की डिटेल देनी पड़ेगी, इसके पैरामीटर अलग होंगे, इसका बेस और इसकी हाइट जो है वो हमें बतानी पड़ेगी। और स्क्वायर में आपको सिर्फ एक जो भुजा होती है, एक जो उसकी साइड होती है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इस चीज़ को बोलते हैं, जो एरिया नाम का एक फंक्शन है उसको आपने 3-4 जगह पे ओवरलोड कर दिया। वो कभी कुछ फंक्शन कर रहा है, कभी कुछ फंक्शन कर रहा है ना। कभी वो ट्राइंगल का एरिया निकालता है, कभी वो रेक्टेंगल का निकालता है। प्रत्येक फंक्शन अलग अलग डिफाइन है। अब बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब। जैसे कोई ऑपरेटर है सम, या फिर हम करें प्लस, है ना। प्लस कोई एक ऑपरेटर है, इसको नाम हमने दे दिया सम। ये सम ऑपरेटर है, वो कभी तो 2 इंटीजर का सम करता है। इंटीजर मतलब जैसे 30 प्लस में कर दिया हमने 40। कभी ये जो सम जो हमारा ऑपरेटर है, ऐड ऑपरेटर है, ये कभी फ्लोट नंबर के ऐड करता है, फ्लोट नंबर को प्लस करेगा। कभी ये जो सम है ये एक इंटीजर और एक फ्लोट का सम करेगा। कभी ये जो सम है वो 2 का नहीं करके 3 इंटीजर का सम करेगा। अब इसमें बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों में जब भी आप नाम देखोगे ओवरलोडिंग का, ओवरलोडिंग में फंक्शन या ऑपरेटर का नाम सेम होता है। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होते हैं इनके पैरामीटर या फिर डिफरेंट होते हैं इनके
पैरामीटर का टाइप, पैरामीटर का टाइप डिफरेंट होगा या फिर इनके जो पैरामीटर है वही डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे पैरामीटर के टाइप से मतलब क्या है, ये इंटीजर और फ्लोट का करेगा, ये 3 इंटीजर का करेगा, ये 2 इंटीजर का करेगा। यहाँ पे हम इनके टाइप को डिफरेंट कर रहे हैं, है ना। एरिया वाले में देखो, कभी तो हम साइड जो है उसको, इस वाले एरिया को जब हम स्क्वायर के साथ में एरिया निकालेंगे तो हम उसको सिर्फ एक साइड दे देंगे, एक भुजा का माप दे देंगे, जिससे वो अपने आप एरिया निकाल लेगा। कभी हम उसको 2 भुजाओं का माप देंगे, इसकी आधार और इसका ऊंचाई जो होती है, बेस और हाइट होती है, 2 पैरामीटर हम देंगे। कभी हम टाइप में दे देंगे ट्राइंगल का। इस तरह से जब पैरामीटर के अंदर हम कोई डिफरेंट करें, पैरामीटर अलग अलग दें या फिर पैरामीटर का टाइप अलग अलग दें, वो सब होता है मेथड ओवरलोडिंग या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और देखो, फंक्शन का दूसरा नाम होता है मेथड, ठीक है ना। तो मेथड ओवरलोडिंग भी नाम देख सकते हो आप, फंक्शन ओवरलोडिंग भी देख सकते हो, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि उसमें या तो आप जो पैरामीटर का टाइप है वो अलग दो, या फिर आप पैरामीटर ही अलग अलग दो। जैसे आप फ्लोट वाला ये फंक्शन है और इंट वाला ये वाला फंक्शन है, ठीक है, इस तरीके से। दूसरी बात हम करेंगे रन टाइम की। तो रन टाइम पे जो ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात करेंगे वो होती है मेथड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में क्या फ़र्क होता है? देखो, ओवरराइडिंग में क्या होगा कि जैसे आपने एक बेस क्लास ले रखी है, उस बेस क्लास को आपने मतलब क्लास आगे हम कीवर्ड लिखेंगे, बेस क्लास को शुरू किया, इसमें हमने एक पब्लिकली एक फंक्शन डिफाइन किया void show, जो क्या करेगा, सिर्फ कुछ ना कुछ डेटा जो है वो आपको शो करेगा। जैसे मैं सी आउट कर देती हूँ बेस, ये सिर्फ क्या करेगा, जब भी कॉल किया जाएगा ये बेस प्रिंट कर देगा, बेस वर्ड लिखा हुआ आएगा, प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से ये जो फंक्शन है ये काम करता है। क्लास को हमने बंद कर दिया, एक क्लास हमने और डिफाइन करी डिराइव, और इस डिराइव के अंदर हमने पब्लिकली बेस क्लास को इनहेरिट भी कर लिया। इनहेरिट करने के बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया पब्लिक void show, और इसमें हमने फंक्शन में कुछ शो करवाया डिराइव्ड। इस तरह से हम कोई और भी क्लास बना सकते हैं, उसके अंदर हम सेम नाम का जो फंक्शन है उसको कुछ और शो करवाने के लिए करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस मिलेगा, मेथड ओवरराइडिंग का मतलब आपके पास जो पहले से चीज़ डिफाइंड थी, आपने उसके अलावा उससे कुछ नया काम करवाया। पहले ये प्रिंट कर रहा था बेस, अब ये प्रिंट करेगा डिराइव्ड, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरीके से की जाती है, कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे। कंपाइल टाइम की जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो हम कैसे करते हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, या तो फंक्शन ओवरलोडिंग के माध्यम से या ऑपरेटर ओवरलोडिंग के माध्यम से। इसमें हम पैरामीटर में जो है टाइप के अंदर या तो डिफरेंस करेंगे या फिर जो पैरामीटर होते हैं उनमें डिफरेंस हम कर देंगे, बट नाम जो होगा फंक्शन का, ऑपरेटर का, ये नाम हमेशा सेम होंगे, ठीक है। अब रन टाइम पे हम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करते हैं, मेथड को ओवरराइड करके। पहले वो कुछ और काम कर रहा था, फिर हमने उसकी डेफिनेशन को ही पूरा बदल दिया। हमने उसकी डेफिनेशन, पहले तो ये प्रिंट कर रहा था बेस को, अब ये एक नया वर्ड प्रिंट कर रहा है डिराइव्ड, ठीक है। ओवरराइड कर दिया, मतलब अब क्या होगा, ये वाला काम करेगा। जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तब ये डिराइव्ड को प्रिंट करेगा, जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये बेस को करेगा। इसमें वर्चुअल चीज़ का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वर्चुअल अभी हम थोड़ा देखेंगे, तो वहाँ पे भी आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये किस तरीके से, कब तो बेस क्लास वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा और कब जो है डिराइव्ड क्लास वाला फंक्शन कॉल किया जाएगा। देखो, इतनी सी चीज़ हमने डिफाइन की है। पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल में क्या होता है ना। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैनी फॉर्म्स। इसने हमें बोला क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म जो हमने अभी भी पढ़ा वो एलिमिनेट करता है नीड फॉर स्विच लॉजिक। अब स्विच लॉजिक क्या होता है, तो देखो, स्विच स्टेटमेंट जब आप डिफाइन करते हो तो हम लिखते हैं केस 1, यहाँ पे कुछ कंडीशन होती हैं, उसकी अलग अलग स्टेटमेंट होती है। फिर हम केस 2 डिफाइन करते हैं, उसकी अलग स्टेटमेंट होती है, कंडीशंस होती हैं।
फिर केस 3 होता है, लास्ट में क्या होता है एक डिफ़ॉल्ट केस भी दिया जाता है कि अगर आप इनमें से किसी भी केस के साथ में आपका डेटा मैच ना होगा तो डिफ़ॉल्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो ये प्रिंट करके दिखाएगा कि आपका जो स्टेटमेंट है ये नहीं मिला, आपकी कंडीशन नहीं मिली। तो इनमें से अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं प्रिंट किया जाता, नहीं एग्जीक्यूट होता, तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में भी हम देखो क्या करते हैं, एग्जाम्पल लें हम एरिया का। हमने एक एरिया कैलकुलेट करना है ट्राइंगल का, तो हमने उसके लिए एक अलग से क्लास बनाई, उसके लिए एक अलग से फंक्शन बना दिया, ठीक है। हमने फिर एक एरिया करना है स्क्वायर का कैलकुलेट, तब भी हमारे पास फंक्शन वो सेम होगा, गेट एरिया, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करने का फंक्शन हमने एक ही बना रखा है, उसको हम बार बार क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और कभी तो उसके अंदर पैरामीटर देते हैं हम ये ट्राइंगल वाले, कभी हम स्क्वायर वाले, कभी रेक्टेंगल वाले, अलग अलग पैरामीटर देते हैं। बहुत अच्छे से हम डिफाइन भी करते हैं। स्विच लॉजिक में क्या होता है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन मान लें, है ना। या तो स्विच लॉजिक जो है वो थोड़ा ओल्ड फैशन भी है, इस वजह से भी उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म के माध्यम से। और प्लस इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई केस इन्वॉल्व करना भूल जाते हो, है ना, तो आपको हो सकता है उसके अलग इम्पैक्ट या अलग आपको आउटपुट उसका देखने को मिले। यहाँ पे जो है आपको क्या करना होता है, जब आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करते हो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ईजिली आप इसके अंदर कोई भी चीज़ एक्सटेंड कर लेते हो। अब इन सब का एरिया कैलकुलेट करने के साथ में अगर आपको कुछ और भी एरिया कैलकुलेट करवाना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड ईजिली कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो इसको ईजिली। बट यहाँ पे हम इन चीज़ों को नहीं कर पाते, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। इस वजह से पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्रामिंग जो है वो एलिमिनेट करती है नीड फॉर स्विच लॉजिक। और जहाँ पे अब आप ये देख लो कि जब आपके पास एक एडवांस वर्जन है तो आप क्यों पुराना वर्जन यूज़ लोगे। अगर आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म का ऑप्शन उपलब्ध है तो कोई भी प्रोग्रामर जो है वो स्विच लॉजिक के ऊपर नहीं जाता। इस वजह से ये बोल रहा है कि स्विच लॉजिक को एलिमिनेट कर दिया पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करके। ट्रू पूछा है, ये स्टेटमेंट एक्चुअल में ट्रू है ना। बट हम आगे वाली जो सभी स्टेटमेंट है उन सबको भी देखेंगे और समझेंगे कि इनका मतलब क्या है। देखो सेकंड स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ए क्लास इज मेड एब्स्ट्रैक्ट बाय डिक्लेयरिंग द क्लास वर्चुअल। क्लास एब्स्ट्रैक्ट कब होती है, और जब हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं वो कैसे डिक्लेयर करते हैं कि क्लास को हम क्या करते हैं, वर्चुअल कर देते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़े लंबे हैं, आपको अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ समझना है। और अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन समझ लिया तो ये भी अपने आप में कम से कम 5-7 कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं C++ में, वो सारे आपके ये क्लियर कर देगा। कोई क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल सा फंडा है कि कोई क्लास वर्चुअल से लेना देना हमें नहीं है। आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ में क्लास लिखो और फिर उस क्लास का नाम दो। ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको लगाना कंपलसरी है, ठीक है। ए क्लास इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज नोन एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जिस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट के साथ में डिफाइन करते हैं, कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। और एक इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन है, कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे कहलाएगी, यदि उसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है। देखो ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है वॉइड रन नाम से, ये हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ में एक फंक्शन बनाया जिसकी डेफिनेशन हमने नहीं दी, हमने सिर्फ इसको डिक्लेयर कर दिया, है ना। डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन है ये। रन का नाम दिया है, रन करेगा क्या, फंक्शन क्या है ये, वो हमने इसको नहीं बताया, है ना। तो ये होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ध्यान से सुनना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट वाले फंक्शन भी लिख सकते हो जो ये लिखा हुआ है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करना चाहो कि वॉइड सम, ये सम क्या करेगा, सी आउट करेगा, ठीक है, ये हेलो को प्रिंट करेगा। नाम क्या है इसका, सम। आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर नहीं किया, और इसकी डेफिनेशन अभी नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल फंक्शन है ना, तो हम उसका डिक्लेरेशन भी कर देते हैं और उसकी डेफिनेशन भी साथ में दे देते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन भी आप इसके अंदर, मेथड भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में,
और एब्स्ट्रैक्ट वाले जो मेथड होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, जो ये दिया हुआ है रन, इसे भी आप इस क्लास में लिख सकते हो। इट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड एंड इट्स मेथड इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होते हैं, मेथड होते हैं, ज़रूरत होती है कि जब आप इस क्लास को किसी भी में एक्सटेंड करोगे, इसको कहीं ना कहीं आप इनहेरिट कर लोगे, तब आपको ये जो फंक्शन है एब्स्ट्रैक्ट, उसको डिफाइन करना, इसकी डेफिनेशन देना कंपलसरी हो जाएगा। देखो हमने नई क्लास बनाई होंडा 4, इसने एक्सटेंड कर लिया बाइक को, और वॉइड रन जो फंक्शन हमारा पेरेंट वाली क्लास में एब्स्ट्रैक्ट था, उसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है ना। उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि ये रन क्या कर रहा है, ये सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, ये कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहा है, रनिंग सेफली, ये मैसेज आपको प्रिंट करके दे रहा है। एक्चुअल में ये जो फंक्शन है वो ये काम कर रहा है ना। तो हमने इसकी डेफिनेशन कहाँ पे दी, इसकी चाइल्ड क्लास में। इसको डिक्लेयर कहाँ कर दिया था, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया था इसको हमने पेरेंट क्लास में। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर होनी चाहिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ में, उसमें एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, है ना। ये एक एक लाइन जो होती है ना, ये एक एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, और इस तरीके के ही जो क्वेश्चंस होते हैं, जो लाइंस होती हैं, ये पकड़ के आपको एग्जाम में दे दी जाती हैं। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देखो, तभी आपको ये चीज़ें सब समझ आ जाएंगी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते न्यू कीवर्ड के साथ में, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें देखनी है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए उसको डिक्लेयर करना होता है क्लास वर्चुअल के साथ में। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्लास को वर्चुअल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओ और आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक फंक्शन आपको एब्स्ट्रैक्ट करना होता है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के मेथड अपने अंदर रखती है। उसमें आप कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हो, उसमें आप मेथड भी लिख सकते हो, बट इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे बाइक ऑब्जेक्ट, आप ऐसे नहीं कर पाओगे कि बाइक फिर आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ और इक्वल टू न्यू करके बाइक के साथ में उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाने की अगर आप कोशिश करोगे, तो यहाँ पे ये चीज़ अलाउड नहीं है। आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप उसका रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे बाइक ऑब्जेक्ट रेफरेंस किया, बट ये ऑब्जेक्ट किसका है, होंडा 4 का, ठीक है। ये होता है रेफरेंस क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट तो होगा बेस का, बट वो किसको रेफर कर रहा होगा, किसके फंक्शन कॉल करेगा, वो सारे के सारे फंक्शन कॉल करेगा जिसका वो रेफरेंस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये स्टेटमेंट जो है सेकंड वाली वो गलत हो जाएगी। थर्ड नंबर वाली स्टेटमेंट पे चलते हैं। ऑल वर्चुअल फंक्शंस इज इन एन एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज प्योर वर्चुअल। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मैंने आपको अभी अभी बताई है ना, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ में हम हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑल वर्चुअल फंक्शन, जितने भी वर्चुअल फंक्शंस होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, वो सब डिक्लेयर होने चाहिए एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। देखो प्योर वर्चुअल, पहले तो वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, सिंपली वर्चुअल फंक्शन होता है, उनके आगे वर्चुअल लिखा होता है, फंक्शन का टाइप होता है, जैसे वर्चुअल, वॉइड और सम। फंक्शन का नाम होगा, उसकी यहाँ पे डेफिनेशन होगी, क्या कोड हम लिख सकते हैं वो कोड होगा, और ये पूरा वर्चुअल फंक्शन बंद हो जाएगा। जैसे देखो ये लिखा हुआ है इंट वर्चुअल इंट सम, इसका कोड जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। और प्योर वर्चुअल क्या होता है, प्योर वर्चुअल में डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है। जो भी मैंने आपको बोला, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जिसके आगे लग गया, उस फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। इसकी डेफिनेशन हमें इसकी चाइल्ड क्लास में लिखनी पड़ेगी। ये फंक्शन क्या करेगा उसको हमें चाइल्ड में बताना पड़ेगा। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन देना क्राइम है। वैसे ही वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन आप दे सकते हो, बट प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दे सकते। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसका टाइप बताना पड़ेगा,
उसका नाम बताना पड़ेगा, फंक्शन का साइन लगाना पड़ेगा, इक्वल टू करना होगा 0 और उस फंक्शन को वहीं बंद कर देना। ये होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। समझ आया? इक्वल टू 0 से उसको असाइन करना है, यहाँ पे इक्वल टू 1 नहीं करना, 2 नहीं करना, ठीक है। इक्वल टू 0 से जब हम किसी वर्चुअल फंक्शन को असाइन करेंगे उसके आगे वर्चुअल लिखा होना चाहिए, उसे बोला जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, वर्चुअल की तो डेफिनेशन होती है, प्योर वर्चुअल की डेफिनेशन नहीं होती, उसका सिर्फ डिक्लेरेशन होता है किसी क्लास के अंदर। और एब्स्ट्रैक्ट में भी क्या चाहिए, हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसकी डेफिनेशन जो है वो किसी और क्लास में डिफाइन हो, बट उसकी डेफिनेशन यहाँ डिफाइन करना आपको अलाउड नहीं है। अगर एक भी फंक्शन ऐसा होता है प्योर वर्चुअल वाला, तो वो क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल वर्चुअल फंक्शंस इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज प्योर वर्चुअल। नहीं, सभी वर्चुअल फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में प्योर वर्चुअल होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में अगर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो वो बिल्कुल वैलिड एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है। दोनों स्टेटमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। वापस आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। इसने पूछा था ट्रू कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट ही हम ट्रू कर चुके हैं। ए क्लास मेड एब्स्ट्रैक्ट बाय डिक्लेयरिंग क्लास वर्चुअल। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए जिसको हम सिर्फ डिफाइन करते हैं, उसकी हम सिर्फ डिक्लेरेशन करते हैं, डेफिनेशन उसकी नहीं होती, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि ऑल वर्चुअल फंक्शन जो है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में प्योर वर्चुअल होने चाहिए। नहीं, एक भी अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो वो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास आपकी हो सकती है। अब आता है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन देखो, हम दोबारा से इसको अच्छे से देखेंगे। रेफरिंग टू ए डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट विद ए बेस क्लास हैंडल इज डेंजरस। ये एक्चुअल में अपन अपने अभी यूज़ करके आए हैं, जैसे मैंने बनाई थी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। इस वाले सेम का हम एग्जांपल लेके चलेंगे। बाइक हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये हमें पता है ना। तो हमने इसका एक रेफरेंस बनाया, बाइक OBJ, ये होता है रेफरेंस। अब ये जो रेफरेंस है वो किसे आगे जाके रेफ़र कर रहा है, तो ये रेफ़र कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे होंडा 4 का। होंडा 4 एक क्लास थी, उसका हमने न्यू और ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू कीवर्ड के साथ में। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये ऑब्जेक्ट मतलब आपको ध्यान होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते उसको मेमोरी मिल जाती है ना, मेमोरी में जगह मिली, तो इस मेमोरी का जो एड्रेस होगा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाके सेव हुआ, उसको हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये रेफरेंस तो किसका है, ये रेफरेंस तो है बाइक का, मतलब इस पेरेंट क्लास का। बट ये रेफ़र किसको कर रहा है, ये रेफ़र कर रहा है अपने चाइल्ड के होंडा क्लास को, है ना। अपना जो चाइल्ड है होंडा क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट को ये रेफ़र कर रहा है, इसे बोलते हैं रेफ़र करना। अब आप ये देखो, ये क्या बोल रहा है, रेफरिंग टू ए डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को आप रेफ़र कर रहे हो बेस क्लास के हैंडल के साथ में, बेस क्लास के किसी रेफरेंस के साथ में, तो ये डेंजर होता है, मतलब ये बहुत ही घातक हो सकता है। नहीं, ये तो हम कर रहे हैं, ये देखो, है ना, यहाँ पे हमने इजीली किया, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो स्टेटमेंट है, आपको कभी कभी क्या देखने को मिलेगी कि रेफरिंग टू ए बेस क्लास ऑब्जेक्ट with a derived class handle is dangerous। ठीक है, आप बेस क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसको रेफ़र कर रहे हो आप डिराइव्ड क्लास के किसी हैंडल के साथ में, तो ये डेंजर हो सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट अगर बात करें कि डिराइव क्लास का अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसको आप रेफरेंस करवा रहे हो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, बेस क्लास के रेफरेंस के साथ में, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये डेंजर नहीं होता। ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी।
और यहाँ पे मैंने बहुत सारी मेहनत करके अलग अलग जो है प्रोग्राम के एग्जाम्पल देख के सब तरीके से आपको समझाया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ जाए, और अगर आपको ये समझ आता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरी जो मेहनत है वो आपके काम आई। ठीक है, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट पूछी थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए प्राइमरी की इन ए RDBMS। RDBMS के अंदर अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं उसके बारे में क्या एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। वैल्यूज इन प्राइमरी की कॉलम्स कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड। टेबल में अगर ये स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है जो नोट नल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, नॉट मॉडिफाइड होना चाहिए, नॉट अपडेटेड होना चाहिए, अपडेट नहीं होना चाहिए, उसको बार बार अपडेट नहीं करना चाहिए, ना ही उसको अलाउ करना चाहिए अपडेट होने का। तो ये सब क्वालिटीज़ होती हैं रोल नंबर मतलब प्राइमरी की, और सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए। आपके पास ऐसी एक भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जिसे हमने रोल नंबर ना दिया है ना, सबके पास होना चाहिए। तो वैल्यूज़ इन प्राइमरी की कॉलम कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एवरी रो मस्ट हैव ए प्राइमरी की वैल्यू, जैसा मैंने बोला कि कंपलसरी है सबको देना। प्रत्येक रो जिसमें आप एक नए बच्चे का डेटा डालोगे उस बच्चे को सबसे पहले हमें रोल नंबर देना है, सही स्टेटमेंट है। नो टू रोज कैन हैव सेम प्राइमरी की वैल्यू, दो बच्चों की जो रोल नंबर होते हैं प्राइमरी की होती है वो सेम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ, इफ़ ए रो इज़ डिलीटेड फ्रॉम द टेबल, अगर एक रो को हम टेबल में से डिलीट कर दें तो इसका रोल नंबर मान लेते हैं था 2। इट्स प्राइमरी की कैन असाइन टू ए न्यू रो इन द फ्यूचर, तो अगर 1 2 3 4 बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे है, जैसे नया 5वां बच्चा आएगा उसको हम रोल नंबर 2 दे सकते हैं जो अभी हमने डिलीट कर दिया, तो नहीं, ये अलाउड नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की जो एक बार किसी को दे दी वो आप किसी अन्य आदमी को नहीं दे सकते, अन्य किसी बच्चे को आप नहीं दे सकते। इनकरेक्ट पूछा था, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर हैज़ अ मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी ऑफ 8 बाइट्स। मैक्सिमम कितने एड्रेसेबल मेमोरीज हैं? 8 गीगाबाइट्स। इट्स एड्रेस बस विड्थ इज़ 32। एड्रेस बस का जो विड्थ है वो है 32, और पूछा है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द डेटा बस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देने का ये रीज़न होता है कि हमने पढ़ा हुआ नहीं होता। तो इसमें देखो क्या होगा, जितने भी मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी होती हैं जो हम किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन को दे सकते हैं वो सब इक्वल टू होते हैं आपकी जो एड्रेस विड्थ होती है ना। एड्रेस विड्थ को आप 2 की पावर के अंदर लिख दो, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो डेटा विड्थ के साथ में। अब एड्रेस बिट एड्रेस बस देखो क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा 32 बिट एड्रेस बस या फिर 64 बिट एड्रेस बस है ना। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी हमें दे दी 8 गीगाबाइट्स। इन क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बिट बाइट का जो खेल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 मल्टीप्लाई गीगा मल्टीप्लाई बाइट, तो आप इस तरीके से लिखोगे बिल्कुल सही होगा। 8 होता है 2 की पावर 3, गीगा होता है 2 की पावर 30, और बाइट होता है एक बिट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 8 को कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 3, अभी अभी हमने लिखा। ये इक्वल टू है एड्रेस बस का विड्थ कितना है? 32, उसको लिख दो 2 की पावर में, 2 की पावर 32 गुना है डेटा बिट। अब आपकी डेटा जो है उसकी विड्थ आपको यहाँ पे इजीली निकल जाएगी।
यहाँ पे 2 की पावर 32 और यहाँ पे 2 की पावर 30, 3 और 3 36 हो गई। इसको आप इधर ले जाओ, माइनस कर दो, 2 की पावर 32 को यहाँ से माइनस करो, 30 गया और 2 गया। यहाँ पे 2 की पावर 1 बची, यहाँ पे 2 की पावर 3 बची। टोटल मिला के कितनी हो गई? 2 की पावर हो गई 4। तो डेटा विड्थ जो है वो आ जाएगी आपकी 2 की पावर 4, और ये होता है 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 बार, ये आती है हमारी 16 बिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपकी डेटा बस जो है उसका विड्थ कितना है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटाबेस DBMS के अंदर जैसे हम बात करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस जो होता है उसमें एक होती है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसमें हम क्या क्या काफ़ी सारी कमांड्स होती हैं SQL की। फिर होती है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जब आप डेटाबेस को मैनिपुलेट करोगे, उसमें डेटा ऐड करोगे, उसमें से डेटा को डिलीट करोगे, उसे अपडेट करोगे, तो ये बहुत सारी कमांड होती हैं। डेफिनेशन मतलब जब आप डेटाबेस क्रिएट करोगे, है ना। और DCL होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, TCL होती है ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बहुत सारे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। इनके अंदर SQL में बहुत सारी कमांड दी होती हैं, वो सब हम इनमें देखते हैं। पूछा है कौन सा डेटा मैनिपुलेशन की एक कमांड नहीं है? डिलीट। तो जब डेटाबेस में से हमें डेटा डिलीट करना होता है, हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। इंसर्ट, जब भी डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना होता है, हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं, तो इससे भी डेटा मैनिपुलेट होगा। और अपडेट, अपडेट में तो डेटा मैनिपुलेट होता ही है। कोई डेटा है 3, उसको हमें 4 करना है, अपडेट करना है, तो ये कमांड भी DML से रिलेटेड है। बट क्रिएट रिलेटेड है आपकी DDL से। यहाँ पे आप डेटाबेस को क्रिएट करते हो, डेटा के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट आपकी DML के साथ में कोई रिलेशन इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम कॉल इज यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। एक नई प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम कॉल करता है वो कैसे करता है? फोर्क से, EXE, C से, एग्जीक्यूट से, पाइप से या ओपन से। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार भी पढ़ लें, फोर्क के माध्यम से, FORK, इस कॉल के, इसके माध्यम से हम सिस्टम कॉल के अंदर एक नई प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। और ये किया किसके द्वारा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फोर्क कॉल को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग 2 साइंड बाइनरी नंबर्स आर एडेड, व्हाट वुड बी द रिजल्ट इन द डेसिमल फॉर्म। हमें आंसर बताना है डेसिमल फॉर्म के अंदर, मतलब डेसिमल नंबर्स में। डेटा हमें दिया है बाइनरी नंबर में, 0-1 की फॉर्म में, ये 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है। 0-1 की फॉर्म में डेटा दिया है, दोनों को ऐड करना है, इसका एडिशन करना है। और नंबर कैसे हैं? साइंड नंबर हैं। साइंड अनसाइंड का मतलब क्या होता है? अनसाइंड वो जो हमेशा पॉजिटिव में लिखे जा रहे हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, ये सारे हैं अनसाइंड नंबर। इनके लिए साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि नंबर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब साइंड देना कहाँ पे ज़रूरी है? अगर हम प्लस की संख्याएं भी यूज़ करते हैं और हम माइनस की संख्याएं भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर जो है वो माइनस में भी जा सकता है और प्लस में भी जा सकता है। ये हमारी एक नंबर लाइन है जिसमें 0 मिड को दिखाएगा, इधर प्लस वाली संख्याएं, इधर माइनस वाली संख्याएं। इन संख्याओं को जहाँ पे हम यूज़ लेंगे वहाँ पे हमें साइंड रिप्रेजेंटेशन करना ज़रूरी हो जाता है। अब 0-1 की फॉर्म में आप एक चीज़ बताओ, हम कैसे डेटा को माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे डेटा को हम प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो ये डेसिमल में तो इजी है, माइनस का साइन है हमारे पास, हम लगा देंगे। बट बात करें बाइनरी की तो ये दिक्कत होती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट का, टूज़ कॉम्प्लीमेंट का। देन हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब अगर आपने ये नहीं कर रखा तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना। ये वाला क्वेश्चन तब होगा जब आपको इसकी समझ होगी। कोई भी नंबर अगर आपको दे रखा है तो उसकी जो सबसे पहली लेफ्ट मोस्ट बिट जो होती है वो आपकी साइन को दिखाएगी। ठीक है, जैसे 0 0 0 0 0 1 0 1, ये आपका A नंबर वाला नंबर है। इसकी साइन बिट कौन सी है? ये पहली वाली।
ज़ीरो है इसका मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है। फिर हम आते हैं बी वाली संख्या पे, तो इसमें डेटा दे रखा है 1111 0101। इसकी फर्स्ट जो बिट है वो क्या है, 1 है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है ना। अब इन दोनों का हमें करना है एडिशन। एडिशन देखो कैसे करेंगे, बाइनरी के अंदर 1 और 1 होता है 1 0, तो ये 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। अब इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 1, इन दोनों को वापस ऐड करेंगे तो 1 0 आएगा, जिसमें 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो 1 नीचे आएगा 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 1 1 1। ये हमें एडिशन हमें मिल गया। बट एक नंबर तो आपने पॉजिटिव ले रखा था, एक नंबर आपने नेगेटिव ले रखा था, इसलिए इस नंबर को रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को आप बाइनरी की सबसे बड़ी संख्या से माइनस कर दो। जैसे सबसे छोटी संख्या बाइनरी में क्या होती है, 2 डिजिट की 0 0, सबसे बड़ी संख्या 1 1। यहाँ पे 8 डिजिट है, 8 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 1 1 1 1। इसमें से आप इस नंबर को माइनस कर दो, 1 1 1 1 1 0 1 0। अब देखो आपके पास क्या आया, 0 0 0 0 0, 1 में से 0 गया, 0 1 0 और 1, ये नंबर हमारे पास आ गया। जब आपने ऐड किया था तो आपके पास संख्या क्या थी, 1 थी, इसका मतलब आपका नंबर जो है वो नेगेटिव में आया है ना। आपका रिजल्ट तो नेगेटिव में आया है, बट रिजल्ट है क्या, उसको रीड करने के लिए हमने इसको सबसे बड़ी संख्या से माइनस कर दिया, 1 1 से माइनस कर दिया। और ये माइनस क्यों किया, क्या किया, ये सब आपको तब समझ आएगा। ये बहुत एक अच्छा बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो समझना पड़ेगा, है ना। मैंने जो नंबर सिस्टम के जो वीडियोस डाल रखे हैं वहाँ पे मैं ये जो टॉपिक है इसको मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। अगर आपने ये टॉपिक आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न लगे, आप वहाँ पे देख लेना, 1-2 दिन के अंदर मैं उसे वहाँ पे अपलोड करवा दूँगी। साइंड नंबर के नाम से आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी एक बार आप इस क्वेश्चन को देखो। अब इस नंबर को हम डेसिमल की फॉर्म में पढ़ेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। आगे तो 0 है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 की पावर 2 मतलब 4, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 मतलब 2 से, तो 0 आएगा। फिर 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 मतलब 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 आएगा। तो 4 और 1 कितने हो गए, 5, और रिजल्ट हमारा किस में आएगा, माइनस में। तो ये जो दोनों संख्या इन्होंने दे रखी हैं, इनका रिजल्ट होगा -5। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये टॉपिक पढ़ रखा है तो समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। इसके लिए आप उस वीडियो को रेफर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ ITR पूछी है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिसिप्ट, रजिस्ट्रेशन, रेशो। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉर्ट एल्गोरिदम वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। एक सॉर्टिंग की एल्गोरिदम यहाँ पे बताई है, और मैंने सॉर्टिंग एल्गोरिदम के मतलब कंप्लीट वीडियोस जो है ना वो चैनल पे डाले हुए हैं। PGT, TGT, IA, बेसिक अनुदेशक, सीनियर अनुदेशक, जो भी एग्ज़ाम है, सॉर्टिंग अगर आपके आती है उस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है वो। क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से उनको पढ़ सकते हो। हमें यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल इन्होंने दिए हैं, ये जो कंडीशंस इन्होंने बताई है, उन कंडीशन को पहचान के समझ के ये बताना है कि ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन सी है। ये क्या बोल रहा है, मैंने देखो एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिख दिया। ये बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट आइटम इन द लिस्ट। आप सबसे पहले सबसे छोटा आइटम लिस्ट से सेलेक्ट करोगे, देन उसे एक्सचेंज करोगे लेफ्ट मोस्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट से। ये आपकी लिस्ट कैसी है, अभी तक आपने सॉर्ट नहीं की। सॉर्ट मतलब अरेंज नहीं की, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। अनसॉर्टेड है ये वाली लिस्ट आपकी। इस लिस्ट में आप सबसे छोटा एलिमेंट उठाओगे, उसे लेफ्ट मोस्ट जो एलिमेंट है उसके साथ में एक्सचेंज कर दोगे। इस प्रोसेस को आप तब तक रिपीट करोगे एंड द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट, और इस प्रोसेस को आप कंटिन्यूसली रिपीट करते रहोगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम डज इट कॉरेस्पॉन्ड टू। ये जो काम होता है ये कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम करेगी। देखो करेगी, कौन सी करेगी वो बाद में देखेंगे, क्या बोल रहा है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले आप उठाओगे, उसको यहाँ पे लिख दोगे, लेफ्ट मोस्ट पे लिख दोगे,
और जो लेफ्ट मोस्ट पे वैल्यू थी 64 उसको एक्सचेंज कर दोगे, उसे पीछे भेज दोगे 11 के स्थान पे। पूरी जो बाकी की सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो सारी की सारी आप लिख दोगे। ठीक है, अब जिस पहले अनसॉर्टेड एलिमेंट को आपने अभी अभी एक्सचेंज करके पीछे तक भेजा है, इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है जब तक ये वाला जो एलिमेंट है ये अपनी सही जगह पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है, क्विक सॉर्ट होती है क्या? तो क्विक सॉर्टिंग क्या होती है, पूरी के पूरे अनसॉर्टेड जो भी डेटा आपको दिया है उस लिस्ट को आप मिड से डिवाइड करते हो, है ना। और क्विक सॉर्ट में हमें एक पाइवोट एलिमेंट लेना होता है। पाइवोट एलिमेंट का एक पूरा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। तो पाइवोट एलिमेंट का जहाँ पे नाम होगा वो क्विक सॉर्ट से रिलेटेड होगा, ये यहाँ पे अभी गलत है। मर्ज सॉर्ट में भी हम लिस्ट को डिवाइड करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन में देखो क्या होता है, इंसर्शन में आप सबसे पहला एलिमेंट उठाते हो, आपके पास आया 64, तो लिस्ट अभी खाली है, आपने 64 को यहाँ पे लिख दिया। तो अगला आया आपके पास 25, तो 25 आपको पता चलेगा 64 से तो छोटा है, तो आप इस 64 को तो पीछे कर दोगे, 25 लिखोगे, फिर आप 64 लिखोगे। फिर आया 12, तो आपको 12 को 3 बार कंपेयर करना पड़ेगा। 12 64 से छोटा है, आगे गए, 25 से भी छोटा है तो और आगे गए। तो क्या होगा, अब आपको यहाँ पे सबसे आगे किसे शिफ्ट करना पड़ेगा, 12 को। मतलब एक एक एलिमेंट, जैसे जैसे एलिमेंट वो आ रहा है, इंसर्ट हो रहा है, उस हिसाब से ही आप क्या करते हो, प्रत्येक एलिमेंट जो लिस्ट में आ चुके हैं उनके साथ कंपेयर करते हो, उसे उसकी सही जगह तक आप पहुंचा देते हो। ठीक है, हमें ये जो लिस्ट होती है वो अरेंज करनी होती है बढ़ते क्रम में। और सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट में पूरी की पूरी लिस्ट में से हम सबसे पहले एक सबसे छोटा आइटम सेलेक्ट करते हैं, उसे लिस्ट के लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ में एक्सचेंज कर देते हैं। ये सिलेक्शन सॉर्ट की छोटी सी डेफिनेशन है। जो कंडीशन इन्होंने दी उसके साथ मैच हो रही है, हमारा आंसर हो जाएगा सिलेक्शन सॉर्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बस इज यूज्ड टू स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशंस फॉर द डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड। डेटा बस के माध्यम से जो डेटा आप ट्रांसफर करने जा रहे हो उनकी मेमोरी लोकेशन जो है, वो मेमोरी लोकेशंस हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कौन सी बस इसका यूज़ करती है। कंट्रोल बस करेगी मेमोरी लोकेशंस का यूज़, डेटा बस करेगी, एड्रेस बस करेगी, या आईओ। तो देखो डेटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है डेटा बस के माध्यम से। अब वो डेटा रखा हुआ कहाँ पे है, वो जाता है, उसकी लोकेशन जो है वो दी जाती है एड्रेस बस के अंदर। और कंट्रोल बस के अंदर होता है जो भी ऑपरेशन उस डेटा के ऊपर किया जाना है, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, कॉपी, डिलीट ऑपरेशन, मतलब जो भी ऑपरेशन आप करना चाहते हो वो सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल बस के अंदर होती है। एड्रेस बस, जो डेटा आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हो, जो डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो होता है डेटा बस के अंदर। और उस डेटा का एड्रेस क्या है, वो डेटा आपने कौन सी मेमोरी लोकेशन से उठाया था, उसका एड्रेस होता है एड्रेस बस के अंदर। यहाँ पे पूछा भी यही है कि मेमोरी लोकेशंस होती हैं उनको यूज़ कौन सी बस करेगी, वो करेगी एड्रेस बस। करेक्ट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड प्रोटोकॉल इन यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स। आप मेल भेजना चाहते हो बट आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मेल नहीं भेज सकते। आप इंटरनेट चलाना चाहते हो बट आप अगर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो इंटरनेट नहीं चलेगा। और जिस वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहते हो, एड्रेस बार के अंदर उसकी डिटेल आप दोगे www.google.com। ठीक है, तो एड्रेस जो देते हो, जिस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, सर्च करना है, वहाँ का एड्रेस है वो आप यूआरएल के अंदर देते हो। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, मतलब जहाँ पे भी रिसोर्स है, फेसबुक का जो सर्वर है वहाँ तक आपको लेके जाने के लिए आप जो एड्रेस दोगे वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब यूआरएल के अंदर क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम यूज़ लेते हैं, HTLS, HTTPS, HTTP, FTP।
फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास प्रोटोकॉल होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये जो प्रोटोकॉल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये 20 और 21 पोर्ट नंबर के ऊपर डिफाइंड है। इसे आप याद कैसे रखोगे, फाइल है ना साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है, तो हमें एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन बनाने के लिए हम पोर्ट नंबर 21 का यूज़ लेते हैं, ये आपके चैनल को कनेक्ट रखती है और 20 नंबर पे डेटा को हम भेजते हैं। मतलब आपकी जो फाइल है, आपकी जो फाइल का डेटा है वो तो जाता है पोर्ट नंबर 20 के अंदर जो रूल डिफाइन है उनके द्वारा। 21 पे आपके जो कनेक्शन बना के रखता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करके रखता है, ये कनेक्शन होता है पोर्ट नंबर 21 के ऊपर डिफाइंड। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट को चलाने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक्टिव होना चाहिए। 80 के ऊपर ये डिफाइंड होता है। इसका पोर्ट नंबर क्या है, 80। और देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, 80 होता है। FTP का 20, 21 दोनों पोर्ट होते हैं। HTTPS माना आप SBI की वेबसाइट को खोलोगे, आपको HTTP के आगे छोटा सा S लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब ये एक सिक्योर कनेक्शन है। और सिक्योर कनेक्शन मतलब कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता, गलत वेबसाइट नहीं खुल सकती। सिक्योर कनेक्शन वहाँ पे यूज़ लिया जाता है जहाँ फाइनेंशियली जो सिस्टम्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो इनको ज़्यादा सिक्योर करने के लिए इनके ऊपर ज़्यादा मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, रूल और ज़्यादा कड़े बना देते हैं, हार्ड रूल बना देते हैं, तो इसके लिए सिक्योर कनेक्शन है। अब HTTPS सिक्योर है, इसके लिए इसको अलग पोर्ट नंबर पे इसके रूल डिफाइन किए हैं, तो वो जो पोर्ट नंबर है वो है 443। ये वो फेमस क्वेश्चन है जो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, तीनों पूछ रखे हैं कोई ना कोई एग्जाम में, ठीक है। और HTLS कोई एक वैलिड प्रोटोकॉल नहीं होता। यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा है कौन सा वैलिड नहीं है, तो वो है A। STLS कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ बोथ ऑफ द इनपुट JK फ्लिप फ्लॉप आर एट वन स्टेट। अगर JK फ्लिप फ्लॉप में J और K दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है आफ्टर द लीडिंग एज ऑफ क्लॉक सिग्नल, वट वुड बी द Q आउटपुट ऑफ द JK फ्लिप फ्लॉप। जब दोनों की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, यहाँ पे भी 0 वैल्यू, यहाँ पे भी 0 वैल्यू, ये सर्किट बनाया गया है JK फ्लिप फ्लॉप का। 0 जाएगा जब एंड के अंदर, क्लॉक जो है वो अगर ओपन है तो 1 होगा डेटा, अदरवाइज अगर क्लॉक बंद है तो 0 होगा, ठीक है। 0 होने पे देखो एक बार मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ ये सर्किट कैसे काम करता है। तो J में जब 0 होगा क्लॉक 1 होगी। ये गेट कौन सा है आपका, एंड गेट। एंड गेट का मतलब मल्टीप्लाई है ना, आप इसको ऐसे ही याद रखा करो। 0 को जब भी किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे हमें हमेशा 0 मिलेगा। इसका रिटर्न हमें मिला, आउटपुट मिला 0। Q की वैल्यू मान लेते हैं 0, Q बार का मतलब 1, ठीक है, उल्टा जस्ट। अब Q बार से हमें वैल्यू मिली 1, तो कोई इशू नहीं है। 0 अगर एक बार भी आ गया तो आउटपुट में आपको 0 मिलेगा। यहाँ तक आपका इनपुट 0 आ गया। 0 से जब ये OR गेट के माध्यम से बाहर जाएगा तो ये रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से आएगा 0 और इधर से भी आया 0, दोनों 0 0 मिलके क्या करेंगे, दोनों 0 0 मिलके OR गेट में 0 करेंगे। बट ये नोट गेट आगे OR लगा रखा है, ठीक है, तो ये नोट गेट होता है जस्ट उल्टा करने के लिए, 0 को 1 करेगा, 1 को 0 करेगा। यहाँ हमें आउटपुट क्या मिला, 1। और ये 1 जब यहाँ से चल के यहाँ तक गया, 1 लेकर गया, यहाँ से आया 0, एक बार भी 0 तो आउटपुट में 0, और ये 0 और 1 मिलके यहाँ OR गेट में क्या करेंगे, 1 हो जाएंगे। 1 होके जस्ट उल्टा होंगे तो 0 हो जाएंगे, मतलब हमें वापस आउटपुट जो है वो 0 मिला। तो जब भी J और K दोनों 0 होते हैं हमेशा वो वैल्यू मिलेगी जो Q की वैल्यू है, ठीक है, तो Q की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब जब J 0 होगा, K 1 होगा, तो इसका रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि K को ही हम बोलते हैं रीसेट और J को बोलते हैं हम सेट। उससे हम बनाते हैं SR फ्लिप फ्लॉप, वो पहले पढ़ते हैं, ये बाद में पढ़ते हैं। अब जब J सेट होगा और
के जो है वो 0 होगा तो वैल्यू मिलेगी हमें 1। अगर आप दोनों कंडीशन को 1 कर देते हो, जे के दोनों को आप 1 1 करते हो, तो आपको हमेशा टॉगल केस मिलेगा। देखो टॉगल का मतलब क्या होता है, अगर आप इनपुट 0 दोगे वो आपको आउटपुट में 1 देगा, अगर आप इनपुट 1 दोगे वो आपको आउटपुट में 0 देगा। तो जब भी आप 1 1 रखोगे आपको क्या मिलेगा, जो भी वैल्यू क्यू की होगी उसका जस्ट रिवर्स आपको मिलेगा। क्यू अगर आपने 0 किया आपको रिजल्ट मिलेगा 1, क्यू आपने 1 किया तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0। ठीक है, यहाँ पे ये यही पूछ रहा है, इस कंडीशन का पूछ रहा है पर्टिकुलर, और यही कंडीशन पूछी जाती है कि जब जे और के में दोनों इनपुट हैं वो 1 होते हैं तब क्यू आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, अनडिटरमाइंड, मतलब जिसको हम नहीं पता कर सकते। कभी 0 दे देता है, कभी 1 दे देता है, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा। या फिर विल टॉगल विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस स्टेट, मतलब क्यू का रिजल्ट क्या होगा ये डिपेंड करता है उसकी प्रीवियस स्टेट में उसकी वैल्यू क्या थी और उसका जस्ट वो उल्टा कर देगा। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वापस से वही बोलूँगी, अगर आपने फ्लिप फ्लॉप कर रखे हैं, कुछ नहीं है इनमें, एक बार करने के बाद कभी ज़िंदगी में भूलोगे ही नहीं, और बहुत ही नॉर्मल सा इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये सर्किट वगैरह देख के आप ऐसे घबरा मत जाना। डिजिटल मैंने एक भी वीडियो डाला नहीं है डिजिटल का, बट जब करेंगे तो 10 15 20 क्लास के अंदर डिजिटल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल मेन जो है सर्किट होने चाहिए और इनसे क्वेश्चंस भी अच्छे पूछ लेते हैं। जेके एसआर फ्लिप फ्लॉप है, मतलब बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो चैनल है उस पर वीडियोज़ अपलोड करूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका जो बाकी जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच सेट ऑफ नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक लगने का क्या कंडीशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। डेडलॉक मतलब ऐसी कंडीशंस हमारे साथ भी आती है, हम डेडलॉक में फंस जाते हैं। मतलब एक इंसान है, उसके साथ में ऐसी कंडीशन आई कि वो ना तो ये काम कर पा रहा है ना वो ये वाला काम कर पा रहा है ना, बीच में फंस गया वो। तो क्या होगा, अगर ये वाला काम ऑटोमेटिकली कोई और कर दे तो वो फ्री हो जाएगा, वो क्या करेगा फिर फटाफट से ये काम कर लेगा। या फिर ये वाला काम अगर कोई और कर दे तो वो अपना फ्री होकर ये वाला काम कर लेगा। बट अगर दोनों तरफ से ही उसको फोर्स करे कि ये वाला काम पहले करो ये वाला करो, तो दोनों तरफ से फोर्स होकर ये क्या बैठ जाएगा, है ना, ये बैठ जाएगा। या फिर यूँ है कि ये बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि दोनों को ही मैं नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं इन दोनों को ही नहीं करूँगा, वो डेडलॉक पे चला जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक कब लगता है, तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन दे रखी है ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपने अगर पढ़ी है। ब्लॉकिंग सैंड, रेस कंडीशन, होल्ड एंड वेट, रैम ओवरफ्लो हो जाना। ठीक है, ब्लॉकिंग सैंड कंडीशन, रेस कंडीशन, कैश इनकोहेरेंसी, रैम ओवरफ्लो की वजह से डेडलॉक लगता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, जब ये चारों कंडीशन लगेंगी तब डेडलॉक लगेगा। या फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, रेस कंडीशन, कैश इनकोहेरेंसी, रैम ओवरफ्लो। ठीक है, तो इसके ऊपर अब हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या बोलना चाह रहा है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब अपने ऑफिस की सिर्फ 2 चाबी हैं, एक हमने इस वाले पर्सन को दे दी और एक हमने इस दूसरे वाले पर्सन को दे दी। कंडीशन क्या लगा दी, ऑफिस हमेशा खुला रहना चाहिए। ये बंदा आया, इसने ऑफिस खोला, बंद करते ही ये आ जाएगा, ठीक है, ये बाहर चला जाएगा। ये क्रिटिकल सेक्शन मान लो, ऑफिस में एक ही बंदा बैठेगा एक बार में, और जैसे ये वापस आएगा तो ये चला जाएगा। अब आप बताओ, अगर इसका ऑफिस जाने का मन नहीं है तो क्या वो ये कर सकता है कि वो ऑफिस ना जाए? तो नहीं, उसके ऊपर कंपल्शन है। अगर भाई ये ऑफिस नहीं जाएगा तो ऑफिस बंद हो जाएगा, ऑफिस को हमें बंद करना नहीं है, ऑफिस को हमेशा खुला रखना है। ये कंडीशन हो जाएगी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि हमने क्या किया, इन दोनों को फंसा दिया कि आप दोनों को 1 बाय 1 काम करना ही पड़ेगा। और हो सकता है कोई तीसरा बंदा जो है वो ऑफिस में आना चाहता है, बट ऑफिस की कंडीशन है एक बंदा ही रहेगा अंदर, और ये दोनों बंदे जो हैं एक एक करके अपने रिटर्न, मतलब अपना जो इनका सिस्टम है, एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा। ये ऑफिस को खाली नहीं कर रहे, ये खाली नहीं करेंगे तो ये नहीं आ पाएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में एग्जैक्टली यही होता है कि जब कोई प्रोसेस
दो प्रोसेस है ना, अब अपनी बारी बांध ले कि पहले मैं आऊँगी फिर तू आना, फिर मैं आऊँगी फिर तू आना। मतलब बारी किस चीज़ की कर ले कि पहले प्रोसेसर से मैं मेरा काम करवाऊंगी, प्रोसेसर से फिर तू तेरा काम करवाना। तो प्रोसेसर को वो फ्री नहीं करती। और थर्ड प्रोसेस, मान लेते कोई प्रिंटिंग की आपने कमांड दी और वो प्रिंटिंग होना चाहती थी, उसके अंदर 100 पेज थे बट उसका कभी नंबर ही नहीं आया, है ना। तो ये जो है डेडलॉक की कंडीशन होती है। काम तो कर रहा है आपका सिस्टम, मगर ऐसा काम हमें नहीं चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा काम नहीं चाहता। इस वजह से डेडलॉक लग सकता है। नो प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन मतलब रोकना। एक बंदे को सिर्फ 2 पेज का प्रिंट निकालना है, दूसरे बंदे को 10,000 पेज का प्रिंट निकालना है। नो प्रीएम्पशन का मतलब एक बार आपने जो कमांड दे दी वो ही चलती रहेगी, आप चलती हुई प्रोसेस को जानबूझ के नहीं रोक सकते, है ना। तो ना जानबूझ के रोकने की वजह से नो प्रीएम्पशन की कंडीशन लग जाती है। प्रीएम्पशन होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती है वो पहले होनी चाहिए, इसके लिए प्रीएम्पशन होना चाहिए। बट अगर आप नो प्रीएम्पशन वाली कंडीशन अगर आप लगा देते हो तो डेडलॉक लग सकता है। तीसरी कंडीशन होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का सबसे अच्छा कंडीशन है, हमारे पास सिर्फ 2 चम्मच है ना, 2 चम्मच यहाँ पे रखी हुई है, ये 2 प्लेट्स हैं और 2 पर्सन यहाँ पे इस प्लेट में खाना खा रहे हैं, दोनों ने एक एक चम्मच अपनी उठा ली। खाने की कंडीशन ये, आप एक दाना तब अंदर डालोगे जब आपके पास 2 चम्मच होगी। ये सोच रहा है कि ये सामने वाला पर्सन जब चम्मच को फ्री करेगा तब मैं अपना खाना खा लूँगा, और ये बंदा भी सोच रहा है कि सामने वाला अपनी चम्मच को अगर मुझे दे दे तो मैं खाना खा लूँ। तो दोनों जने एक एक चम्मच लेके वेट करेंगे, सिर्फ क्या कि जैसे ही स्पून फ्री होती है वैसे ही दूसरा मैं मेरा काम कर लूँगा और मैं दूसरे को चम्मच बाद में दे दूँगा। होल्ड कर ली कोई चीज़ और फिर वेट कर रहा है दूसरी चीज़ के लिए। सेम कंडीशन सामने वाला भी कर रहा है, इस कंडीशन में भी डेडलॉक लगता है। और सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट का मतलब देखो क्या होता है, यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, इन चारों को एक प्रिंट निकालना है और एक स्कैनिंग करनी है। कंडीशन है दोनों चीज़ें साथ में करनी है। यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी सेम केस है और यहाँ पे भी सेम केस है, बट 2 प्रिंटर उपलब्ध हैं और 2 ही स्कैनर उपलब्ध हैं। कोई प्रिंटर लेके बैठ गया, कोई स्कैनर लेके बैठ गया, ठीक है। तो सबने क्या किया, सारे रिसोर्सेज को अपने अपने पास रिजर्व कर लिया। अब रिजर्व करने के बाद इस बंदे के पास मान लेते हैं एक स्कैनर है, वो वेट कर रहा है मुझे अगर कोई एक प्रिंटर दे दे तो मैं स्कैनिंग तो करके बैठा हूँ, प्रिंट और निकाल लेता हूँ, है ना। फिर मैं फ्री हो जाऊँगा, मैं इस बाहर आ जाऊँगा इस लड़ाई से, या मेरा जो काम है वो मैं फ्री कर दूँगा। तो ये स्कैनर को फ्री नहीं कर रहा, ये वेट कर रहा है किसका, एक प्रिंटर के फ्री होने का। इसके पास भी एक स्कैनर है, इसके पास में एक प्रिंटर है और इसके पास में एक प्रिंटर है। अब इन सब चीज़ों को अगर अपने साइड से हटा दें तो आप देखोगे ये जो बंदा है ये प्रिंटर का वेट कर रहा है और ये बंदा स्कैनर का वेट कर रहा है, ये बंदा भी स्कैनर का वेट कर रहा है, चाहे उसको स्कैनर ये दे दे या फिर ये दे दे, और ये भी प्रिंटर का वेट कर रहा है, ये दे दे या फिर ये वाला प्रिंटर दे दे। तो इस तरीके से कोई किसी का वेट कर रहा है, कोई किसी का वेट कर रहा है, सर्कुलर वेट। इस कंडीशन में भी डेडलॉक कन्फर्म लगेगा। तो ये चारों ही नेसेसरी कंडीशंस हैं डेडलॉक लगने की, इन सबको हमें अवॉइड करके चलना होता है, देन हमारा सिस्टम बिल्कुल सही परफॉर्म करता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।